नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सरकारों को जनता का दुख बहुत दिनों तक दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो दुख प्रकट करने में सरकार के भीतर बैठे लोग बिजली की गति से आगे निकल जाते हैं। जैसे ही खबर आई कि महाराष्ट्र के जालना और औरंगाबाद के बीच 16 मजदूरों की मौत मालगाड़ी से कट जाने के कारण हुई है, ट्विटर पे संवेदनाओं की बाढ़ आ गई। समर्थकों ने रीट्वीट करना शुरू कर दिया। कई गुना संवेदनाएं हो गईं और चारों तरफ संवेदनाओं का प्रसार हो गया। मजदूर की मौत छोटी घटना बन गई। जिन लोगों को समय रहते देखना चाहिए था कि मजदूर पैदल चलने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं, वो चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। और जिन लोगों को जो सिस्टम से बाहर थे उन्हें देखना चाहिए था, उन्हें लिखना चाहिए था ट्विटर पर, उन्हें बोलना चाहिए था, वो भी चुप रहे। और अब जब 16 मजदूरों की मौत हो गई तो संवेदनाओं को ट्वीट किया जा रहा है और रीट्वीट किया जा रहा है। 40-45 दिन कम नहीं होते हैं सरकार के पास फीडबैक पहुंचने के। लगातार फीडबैक पहुंचाया जा रहा है मीडिया के जरिए कि मजदूर किन किन हालात में पैदल चल रहे हैं, कुछ कीजिए। लेकिन जो हुआ वो काफी नहीं था और जो सरकारों ने बसों और ट्रेन का इंतजाम किया, उसके बाहर लाखों मजदूर पैदल चलने के लिए मजबूर हुए। वो संख्या आप पता कीजिए तो कोई सरकार कहेगी कि 4 लाख मजदूर लेकर आए हैं, कोई कहेगी कि 2 लाख मजदूर लेकर आए हैं। इतनी संख्या में लोग तो जिला स्तर के पार्टी के कार्यकर्ता पैसा खर्चा करके, बसों का जुगाड़ करके किसी मैदान में जमा कर देते हैं। लेकिन देश भर से मजदूरों के लाने में इस तरह की कोताही हुई है कि अब जब 16 मजदूरों की मौत हुई है तो ट्विटर पर संवेदना प्रकट करने का नाटक किया जा रहा है। थक ही तो गए थे। 36 किलोमीटर लगातार पैदल चलने के बाद थकान इतनी बढ़ गई कि नींद आने लगी होगी। हम नहीं जानते कि 36 किलोमीटर पैदल चलने के दौरान इन्होंने क्या खाया होगा, क्या पिया होगा। उस 36 घंटे के पहले कितने घंटे भूखे रहे होंगे। जाहिर है कमजोर शरीर थक कर चूर हो गया होगा, होश ही नहीं रहा होगा कि पटरी पर सो रहे हैं। बहुत देर से रेलगाड़ी चलते नहीं देखी होगी। नींद आई तो पटरी पर ही पीठ सीधी करके लेट गए होंगे और फिर गहरी नींद में खो गए होंगे और उनके ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई। 16 मजदूर कटकर मर गए। ये मजदूर जालना से पैदल चलते हुए जा रहे थे औरंगाबाद की तरफ कि वहां से मध्य प्रदेश के लिए कोई ट्रेन खुलने वाली है। उन्हें क्या पता कि एक ट्रेन उन्हें मार देने वाली। अगर वो औरंगाबाद पहुंच जाते तो शायद मध्य प्रदेश अपने घर भी पहुंचते। लेकिन 36 किलोमीटर की पैदल यात्रा ने इतना थका दिया कि पटरी पर ट्रेन आ रही है और वो भी मालगाड़ी जो काफी आवाज करती हुई आती है, उसके आने की आवाज भी उनको जगा नहीं सकी। यह हादसा सिर्फ मजदूरों के साथ नहीं हुआ है, उस समाज के साथ भी हुआ है जो अपने आसपास के झूठ के सहारे जीने लगा है। वो देख रहा था टीवी के जरिए कि मजदूर कई दिनों से पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, मगर उसे अपनी बोरियत का ख्याल था क्योंकि उसे टीवी पर एक्साइटमेंट पैदा करने वाली डिबेट का चस्का लगा हुआ है। इसलिए उसे मजदूरों के पैदल चलने की ये दृश्य बोर नजर आ रहे थे। अगर ये समाज, ये तबका पहले से हल्ला हंगामा किया होता तो सरकार पर भी दबाव पड़ता कि इन्हें वापस लाने की खानापूर्ति कम की जाए और इन्हें बाइज्जत वापस लाया जाए ताकि इनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। ये सभी मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल जिले के रहने वाले थे। जालना में एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। मैं नाम भी दिखाऊंगा और इनके गांव घरों की तस्वीर भी दिखाऊंगा जिनके सगे आज मालगाड़ी के नीचे कटकर मर गए। धन सिंह गोंड, निर्वेश सिंह, बुद्धराज सिंह गोंड, अच्छे लाल सिंह, रबेंद्र सिंह गोंड, सुरेश सिंह कोल, राज बोहरम पारस सिंह, धर्मेंद्र सिंह गोंड, विगेंद्र सिंह चैन सिंह, प्रदीप सिंह गोंड, ब्रजेश भैया दीन, मुनीम सिंह, शिवरतन सिंह,
दयाल सिंह, नेमशाह सिंह, दीपक सिंह, अशोक सिंह, ये मरने वालों के नाम हैं और ये उनके घर और परिवार। जब ये जिंदा थे तो कईयों को 5 रुपए भी नहीं मिले। जब मर गए तो ऐलान हुआ है कि 5 लाख मिलेंगे। मजदूरों की जिंदगी की कीमत कम आंकी जाती है, इसलिए 5 लाख की दयावान सरकार के द्वारा मेहरबानी हुई है। और मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा ही शानदार सा लगने वाला फैसला लिया है कि विशेष विमान से अधिकारियों का दल वहां भेजा जा रहा है। इस विशेष विमान से मजदूरों को वापस लाया जा सकता था, लेकिन जब मर गए तो खबरों में एक अच्छी खासी जगह बनाने के लिए विमान भेजने का फैसला किया जाता है। इतने दिनों से ये सारी खबरें आ रही थीं, मगर किसी का ध्यान नहीं था। और सिर्फ ध्यान इतना था कि पुलिस लगा दो हाईवे पर और आने वाले मजदूरों को तरह तरह से तंग करो। लिहाजा मजदूरों ने उन रास्तों को खोजना शुरू कर दिया जिन पर जोखिम ज्यादा था, और वो रेल की पटरियों के किनारे किनारे चलने लगे, जिन पर चलना वैसे भी सामान्य और सहज नहीं होता, क्योंकि वहां पर पत्थर की गिट्टियां पड़ी होती हैं। उन पर चलना ही एक तरह का खतरा था। और इन दिनों में जब श्रमिक स्पेशल और कई तरह की गाड़ियां फिर से चलनी शुरू हुई हैं, आप समझिए कि वो अपनी जिंदगी से किस तरह खेलने के लिए मजबूर हुए हैं। यही नहीं, आज भी उसी महाराष्ट्र में रेल की पटरियों पर अनगिनत मजदूर पैदल चल रहे हैं। ये वीडियो 8 मई की सुबह की है, मुंबई के मुलुंड की। मजदूर सामान पीठ पर लाद कर पैदल चले जा रहे हैं रत्नागिरी की तरफ। इस वक्त ये जिंदा हैं। क्या इनके लिए कोई ट्वीट है? हमारी संवेदनाएं मरने के बाद के लिए ही क्यों होती हैं? मुलुंड रेलवे स्टेशन के पास आप देखेंगे जो मजदूर हैं वो अब इस तरह से रेलवे पटरी पर चलते हुए बैठे हुए आपको नजर आएंगे। सब अलग अलग जगहों से निकले हैं, जहां से हो पा रहा है वहां से। कभी सड़क पर से चल रहे हैं, सड़क पर अगर पुलिस आ जाता है तो फिर वापस पटरी पर से चलते हैं, और धीरे धीरे ये अपने अपने जगहों के लिए निकले हैं। आप लोग कहाँ से निकले हैं वो बताइए। जी सर, CST से निकला। CST से कितने बजे निकले? रात 3 बजे। रात 3 बजे। जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ से लोकल ट्रेन जो बहुत तेजी से चलती है, इस जगह से CST जाने में लोकल ट्रेन से आपको 1 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। अच्छा, ये यहाँ पर भी देख रहे हैं आप लोग, जब चल के आए ये पटरी पर चलना, इतने पत्थर हैं, क्यों आप लोग रुक नहीं रहे हैं? और क्या करेंगे, हम लोग के पास इतना बड़ा मजबूरी आ गया है, ना खाने का उपाय चल रहा है, ना रहने का साधन है। खाली बोल रहा है स्पेशल ट्रेन भेजेगा, स्पेशल ट्रेन भेजेगा, बस भेजेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं भेजा। ऐसा ही राह देखते देखते 2-2 महीना बिता दिया। ये देख तो लास्ट में मजबूरन हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा है। देखिए, आप एक चीज देखिए, आप क्योंकि ट्रेन आ रहा है तो यहाँ पर जो लोग हैं वो सीटी बजा रहे हैं ताकि लोग पटरी से साइड हो जाएं और ट्रेन के जो गाड़ी है वो यहाँ से जा सके। आप लोग कहाँ पर जा रहे हैं? कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ पे? गुलबर्गा। अच्छा, यहाँ पे क्या काम करते थे आप लोग? मजदूरी काम करते थे। मजदूरी का? खाना पीना कितना है आप लोगों के पास? क्या है हमारे पास? सब कोई देता है वही खा रहे हैं हम लोग। क्या जो देता है वही खा रहे हैं हम लोग। हमारे पास हाँ, वही खा रहे हैं। यहाँ से लोग मजदूर चलते हुए जा रहे हैं। दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि ट्रेन है वो निकल रही है, तो लोगों का लगातार चलना जारी है। औरंगाबाद में हम सबने देखा कि क्या हुआ, लेकिन सरकार कर क्या रही है कि इन लोगों के लिए कोई मदद नहीं पहुंचा रही है, बल्कि अगर ये पटरी से जाते हैं और पटरी पर हादसा हो जाता है और प्रशासन पर सवाल उठता है तो वो लोगों को पटरी पर जाने से रोकते हैं। लेकिन क्या ये इसका सलूशन है? ये वीडियो यूपी के सोनभद्र का है। रेल की पटरी पकड़कर चले जा रहे ये मजदूर मध्य प्रदेश के सागर से आए हैं और झारखंड के पलामू जा रहे हैं। 12 दिनों से ये पैदल चल रहे हैं। 15 मजदूरों की यह टोली चली आ रही है। सड़क पर चलते हैं तो पुलिस मारती है। कमाल है, ऐसे वक्त में भी पुलिस की लाठी चल भी जाती है। पैर का नुकसान से यहाँ पर भी है, इस पैर में भी है, इस पैर से भी नहीं चल पा रहा हूँ। पूरा ये सब जितना है, इधर देखिए। इसने तो अपने पांव के छाले ही दिखा दिए। लीजिए, देख लीजिए मिडिल क्लास वाले जी। और फिर किसी का ट्वीट देख लीजिए कि आता है या नहीं। ट्विटर की नौटंकी हमारी व्यवस्था को खाए जा रही है, संवेदनशीलता के नाम पर उसे और क्रूर बना रही है।
अब आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो भी 8 मई का है। पंजाब हरियाणा के श्रमिक ट्रेन की पटरी पकड़कर पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, गाजियाबाद होते हुए यूपी की तरफ जा रहे हैं। इनमें बच्चे हैं, औरतें हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं। संख्या इतनी है कि कहीं ट्रेन आ गई तो सबके लिए भागना भी मुश्किल हो जाएगा। एनडीटीवी इंडिया पर लगातार हमारे सहयोगी इस तरह की रिपोर्ट कर रहे हैं। अरविंद उत्तम, सौरभ शुक्ला, रविच रंजन की कई सारी रिपोर्ट आई है कि लोग पटरियों के सहारे चल रहे हैं, थक जा रहे हैं तो लाइन के किनारे बैठकर बेसुध हो जाते हैं। क्या यह मंजर रेलवे के किसी भी ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड के अधिकारियों को नहीं दिखा होगा? क्या उन्हें इन पैदल चलते हुए मजदूरों के लिए कुछ नहीं करना चाहिए था? प्रशासन और अधिकारियों को एक ही समाधान पता है, रास्ता रोको और पुलिस लगा दो, मजदूरों को पिटवा दो। टीवी और ट्विटर क्लास के लिए लिए जाने वाले फैसले मजदूरों तक नहीं पहुंचे। पैसा नहीं मिला, खाना नहीं मिला तो वे पंजाब से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से निकल पड़े हैं चलने के लिए। सौरभ ने आज ऐसे ही कई मजदूरों से मुलाकात की जो कई जगहों से, हरियाणा से भी आ रहे हैं और गुरुग्राम से भी चलकर आ रहे हैं, जो बिहार की तरफ जा रहे हैं, कटिहार जा रहे हैं। कितनी दूर है आप सोचिए इन पटरियों के किनारे चलते चलते, और इन पर चलना कितना जोखिम का काम है आप सौरभ की इस रिपोर्ट में देखिए। कहाँ के रहने वाले हैं? जी बिहार से, कटिहार जिला बिहार से। कटिहार तक पैदल जाएंगे ट्रैक पे? जी सर। रेलवे ट्रैक पे चलेंगे पूरा? जी। तो ये रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं, रेलवे ट्रैक पे चलने का कारण क्या है? सड़क से क्यों नहीं जा रहे हैं? सर हम लोग को जाने नहीं मिल रहा है, बहुत रुकावट है, पुलिस जाने नहीं दे रहा है। हम लोग पुलिस वाले जो है ना हम लोग ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। सड़क पे चल रहे हैं, पुलिस वाले डंडे बरसा रहे हैं। जी, वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि तुम लोग क्या खाए नहीं खाए, वो पूछ नहीं रहे हैं, सिर्फ डंडे मार रहे हैं। कम से कम ये भी तो पूछने चाहिए, कम से कम तुम लोग खाया या पिया नहीं, तुम लोगों को मतलब जैसे ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा है, मतलब पुलिस वाला खाने के लिए नहीं दे रहा है, ये सब पूछने के बजाय उसने डंडे मारने चालू कर दिए। तो हम लोग क्या करेंगे सर? गरीब आदमी हम लोग का अब रहने के सिवा जब मजदूरी कर नहीं सकते यहाँ, जब गाड़ी भी बंद रहेगा तो हम लोग तो घर जाना पड़ेगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा सर बबलू नाम है। बबलू, क्या करते हैं आप? सर हम लोग करते हैं इससे मतलब सेटरिंग वगैरह का काम करते हैं। मतलब वही रोजंदारी करते हैं, रोज हाँ जी, बिल्कुल मजदूरी करते हैं हम लोग। तो ये इतना बोझ लेके बैग में क्या है? बैग में सर वही कपड़ा पड़ा है, थोड़ा बहुत वही खाने पीने का सामान है, बस कपड़ा ही कपड़ा है। अच्छा, कपड़ा है। तो आप खाते वगैरह आखिरी बार कब खाया था? आखिरी बार तो अभी हो गया 2-3 घंटे हो गए जब खाना खा के निकला था सर। तो यही अपना बना लेते हो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ सर है? बनाने के लिए तो जुगाड़ होना चाहिए ना, गैस वैस है नहीं, कैसे बनाएंगे सर? तो कैसे, क्या कुछ रखा हुआ है? सूखा है ना? कुछ सूखा रखा हुआ है, इसमें थोड़ा है ना बाटी है, इसमें थोड़ा कुछ चावल वगैरह बनाए हैं जो सुबह बनाए थे सर, वही है बस। उसी में हम लोग थोड़ा बहुत बांट करके खा लेंगे, थोड़ा बहुत पानी वानी पी कर फिर चलेंगे। पानी तो ये आप चलेंगे, रात भर चलेंगे, दिन भर चलेंगे कि रुक जाएंगे कहीं? नहीं सर, जैसे रात भर तो नहीं चलेंगे, जैसे अभी जितना देर तक चल रहा हूँ सर उतना देर तक चलेंगे। बाद बाकी जैसे हम लोग थक जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेंगे कहीं। ट्रेन तो सर सभी जगह से चला रहे हैं, फिलहाल तो अभी यहाँ से एक भी ट्रेन के लिए बात नहीं बोला है। आपका नाम क्या है? तोताराम जी। तोताराम जी, आप यहाँ पर खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये सेवा कर रहे हैं जी, पब्लिक भूखी है, प्यासी है, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। पटरी के पास आपने लगा लिया है? जी हाँ। हाँ? पब्लिक जा रही है पटरी पे, अगर बस बताते हैं लोग 4 दिन हो गए जी, खाना नहीं मिला है, पानी नहीं मिला, तो इसलिए मतलब सेवा शुरू करी, सेवा के लिए। तो ये मदद सरकार कर रही है कि अपने पास से गांव वालों ने? से कर रहे हैं अपने पास से। अपने पास 2 आदमी अपने पास से। तो ट्वीट करने के बाद भी पटरियों पर यह व्यवस्था बनी हुई है। यूपी के शाहजहांपुर स्टेशन पर अमृतसर से आने वाली एक श्रमिक स्पेशल से 4 मजदूर कूद गए। उन्हें किसी ने बता दिया था कि गाड़ी शाहजहांपुर भी रुकेगी, लेकिन जब नहीं रुकी तो वो कूद गए, बच गए। लेकिन यह कितना बड़ा खतरा था, यह क्या बताता? यह बताता है कि हम मजदूरों के साथ ठीक से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, उन्हें सारी बातें ठीक से नहीं बता रहे हैं। हमने मान लिया है कि सारा भारत ट्विटर के टाइमलाइन पर ही मुफ्तखोरी कर रहा है या व्हाट्सएप में खोया हुआ है, लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उन तक आप किस तरह से सूचनाएं पहुंचाएंगे, वो भी आज के जमाने में इस पर विचार किया जाना चाहिए। यह मंगलुरु है, यहां के रेलवे स्टेशन में भी भारी संख्या में मजदूर जमा हो गए, 1000-2000। उन्हें कहीं से सूचना मिली कि यहां से ट्रेन चलेगी, लेकिन ट्रेन बेंगलुरु से चल रही है।
यहां भीड़ का जमा होना बता रहा है कि हम सूचनाओं के प्रसार में कितने खराब हैं। किसी तरह रेल के अधिकारियों ने समझाया कि बेंगलुरु से भी ट्रेन चलेगी और उसकी प्रक्रिया चल रही है। जब फैसला होगा तो सूचना दे दी जाएगी। तब जाकर मजदूर शांत हुए। हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि पैदल चलने वाले मजदूरों के साथ तरह तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। वो छोटी मोटी दुर्घटनाएं नहीं है, गाड़ी से टकरा जा रहे हैं, घायल अवस्था में सड़क के किनारे पड़े हुए हैं, कोई एम्बुलेंस नहीं है। और यही नहीं, पैदल चलने वाले मजदूरों के साथ अच्छी खासी संख्या में गर्भवती महिलाएं भी हैं जो किसी तरह अपने आप को संभाले हुए मीलों सैकड़ों किलोमीटर दिन रात पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। और वो पर्याप्त भोजन भी नहीं खा पा रही हैं, तो सोचिए उनके शरीर पर कितना प्रतिकूल असर पड़ रहा होगा। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन इन गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस तक नहीं है हाईवे पर, ना ही ट्विटर पर कोई हैशटैग। ये सारी तस्वीरें टीवी पर कई दिनों से चल रही हैं, लेकिन आईटी सेल लगाकर देखने वालों की निगाहों को दो हिस्सों में बांटने का खेल अब पूरा हो चुका है। इसलिए देखने वालों को यह नहीं दिखता कि इस गर्भवती महिला की क्या हालत है। उसे यह दिखने लगा है कि यह तस्वीर कहीं सरकार विरोधी तो नहीं है। जिस जनता से सरकारें फलती फूलती हैं, उसी की तकलीफ सरकारों के विरोध में देखने की आदत मीडिया ने आपके भीतर बना दी है और अब आप इस आदत के शिकार हो चुके हैं। तो मेरा एक सवाल है, क्या इतने सारे मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के ट्वीट इसलिए आए कि मालगाड़ी से कटकर मर जाने वालों की संख्या 16 थी? क्या उनकी संवेदना का आधार मरने वालों की संख्या है? अगर नहीं है तो लखनऊ में भी इसी तरह के हालात में 2 लोगों की मौत हो गई बुधवार को। छत्तीसगढ़ से, लखनऊ के जानकीपुरम से छत्तीसगढ़ के लिए पति पत्नी का एक जोड़ा साइकिल से ही निकल पड़ा। कृष्णा की गरीबी तालाबंदी के कारण और असहनीय हो गई थी। वो साइकिल से ही अपने 2 बच्चों और पत्नी प्रमिला के साथ निकल पड़े। लखनऊ से निकल ही पाए थे कि किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और कृष्णा और उनकी पत्नी प्रमिला खत्म हो गई। बच्चे बच गए हैं, बहुत छोटे हैं। आईटी सेल इनके लिए कभी हैशटैग नहीं चलाएगा। वो सिर्फ धार्मिक उन्माद के समय जनता का पहरेदार बनकर आता है। पिछले 45 दिनों में जनता के जीवन मरण से संबंधित कितने डिबेट आपने देखे और खतरे में पड़े धर्म को लेकर कितने देखे होंगे आपको पता होगा। एक दिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलकर धार्मिक उन्माद के ये मीम आपसे हिसाब मांगेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये लखनऊ का जानकीपुरम का इलाका है। ये उनका एक कमरे की झुग्गी है जहाँ वो रहते थे। आप देख सकते हैं, हम लोग ऑफिस में बैठ के सोचते हैं कि लोग क्यों मजबूर हैं इस लॉकडाउन में। ये आप यहाँ देख सकते हैं, छोटा सा एक कमरा है, 4 लोग इसमें रहते थे और एक बच्ची, इनकी बड़ी बच्ची कृष्णा जी की छत्तीसगढ़ में भी रहती थी। ये लोग क्यों मजबूर हुए यहाँ से साइकिल से जाने के लिए? उनका एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी उनको टक्कर मार के चली गई, 2 दिन हो गए। दीदी, आपका नाम क्या है? हमारा तुलसी नाम है भाई। आप कृष्णा की क्या लगती थी? हम उसके बहन हैं। आप उनकी बहन लगती हैं। हाँ। ये बताइए दीदी कि ये कृष्णा और उनकी वाइफ 744 किलोमीटर है यहाँ से आपका गांव। हाँ। तो साइकिल या पैदल चलना कोई मतलब इतनी दूर सोचता नहीं है। हाँ। क्यों मतलब वो लोग इतनी दूर क्यों सोचे कि साइकिल से चले जाएं? तो परेशानी है भैया, खाने पीने के लिए इतना दिन से लॉकडाउन चल रहा है तो क्या करेगा, सोचे नहीं तो मजबूरी में तो हर चीज करना पड़ जाता है। तो एक उसी लिए कि खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला और इतना दिन से लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए परेशान होकर के पैदल ले जाएंगे कि साइकिले में जा रहा था। आपका नाम क्या दीदी? कौशल्या मेरा नाम है। कौशल्या, आप क्या लगती हैं कृष्णा जी की? उसका मेरा जेठ है वो। आपका जेठ है। हाँ। ये बच्चे और बच्ची को कितनी चोट आई है? ये चोट इनके में ज्यादा चोट आया है, बच्चे के में। अच्छा, पूरा सर में देख रहा हूँ बैंडेज। पूरा सर में चोट आया है। आपका नाम क्या है भैया? जी, मेरा नाम होली राम साहू है सर। आप इन्हीं लोग के गांव से हैं? हाँ। जी, ये मेरा भाभी है। आपकी भाभी हैं। आप मुझे ये बता रहे थे कि आप लोग मजबूर हैं और यहाँ मतलब ये लॉकडाउन जो 40 दिन से चला है, आप लोग ये सोचते हैं कि आप घर चले जाएं। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि जैसे कुछ दिन अगर आप लोग और देख लें तब शायद वापस से काम आप लोग को मिलने लगे। तब क्यों मतलब आप लोग घर जाना चाहते हैं? देखिए, ये तो एक बार में हुआ नहीं है सर। पहले तो शायद कितने दिन का 15 तीसरी बार है। हाँ, ये तीसरी बार है। तो जो लोग हैं वो परेशान हो गए हैं कि बार बार बढ़ाते जा रहे हैं, पता नहीं कब खुलेगा। तो आनन फानन में आदमी जो है उल्टा सीधा कदम उठा रहा है। और पहले ये
एक बात और है कि प्रशासन तो बोलता है कि हम खाना दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन जो हर आदमी के पास ये पहुंच नहीं पा रहा। ये कितने दिन से यहाँ रह रहे थे और कब आए थे लखनऊ पहली बार, कुछ जानकारी? ये तो 7-8 साल हो गए यहाँ रहते, और यहाँ पर 8-9 महीने हुए यहाँ आके रहने। इस झुग्गी में रहते थे? हाँ। इसका क्या किराया देते थे, कोई आइडिया है? ये इसका किराया है 800 रुपया। 800 रुपया महीना देते थे। तो ये बताइए सर कि क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि 700, 800, 900 किलोमीटर उन्होंने साइकिल से जाना सोचा भैया? अब मजबूरी ये था भैया कि अब खाने के लिए तो कुछ है नहीं। अब थोड़ा बहुत कहीं कहीं से राशन मिल जाता था। ठीक है। अब दूसरी बात, पैसा 1 रुपये भी नहीं था। अगर कुछ तबीयत खराब हो जाता था, ऐसी भी तकलीफ में था। और 2-2 बच्चे थे, कुछ खाने के लिए कम से कम दूध कुछ मिल जाता तो हो जाता था। लेकिन कुछ है नहीं, और घर में भी तकलीफ है। और दूसरा बात यह है कि अभी किसान लोग का जो खेत के माध्यम से थोड़ा बहुत खेती है, उसके माध्यम से कर्जा मिलने वाला था। उनको ऐसा पता लगा था कि शायद गांव जाएंगे तो कर्जा मिल जाएगा। तो उससे भी गुजारा भी हो जाएगा और खेती भी कर लेंगे। और यहाँ तो 1 रुपये उनके पास पैसा नहीं था। गरीबों का दिल बड़ा होता है। कृष्णा के साथ उनके भाई का परिवार भी चल रहा था। भाई ने कहा है कि उसके 3 बच्चे हैं, अब वो 2 और बच्चों को पालेगा, किसी को नहीं देगा। यह है हमारे गरीबों के बीच की संवेदनशीलता, मजदूरों के बीच बचा हुआ जीवन और उसकी प्रासंगिकता। हम इंतजाम में भी कई तरह के भेद करने लगे हैं। कोई बुराई नहीं है कि किसी और के लिए भी इंतजाम हो, लेकिन फर्क इतना भी ज्यादा ना हो कि विदेश से आने वाले लोगों को क्वारंटीन कराना है तो आप होटल ढूंढना शुरू करें कि तकलीफ ना हो। भले ये पैसा आप उन्हीं से ले रहे हैं, लेकिन आपकी सोच में उनका कितना ख्याल है। लेकिन जो मजदूर निकले हैं, उनके क्वारंटीन के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, वो तो कई जगह मीडिया को कवर करने नहीं दिया जा रहा है, और मीडिया कवर कर भी नहीं रहा है, वरना आप टीवी के सामने बैठकर वो तमाम दृश्य देख भी नहीं पाते। तो इतना अंतर करने की क्या जरूरत थी? एक और प्रक्रिया के नाम पर अंतर का निर्माण किया गया, रजिस्ट्रेशन। विदेश में रहने वाले लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन मजदूरों को अगर आप मजबूर करें कि जाने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसमें से आपका चुनाव होगा, फोन पर एसएमएस आएगा, तो सोचिए उनके लिए यह प्रक्रिया कितनी जटिल और भयावह, जिनके पास स्मार्टफोन तक नहीं। तो पूजा भारद्वाज मुंबई से एक ऐसी रिपोर्ट के जरिए बता रही हैं कि इस रजिस्ट्रेशन के नाम पर मजदूरों पर क्या कुछ गुजर रहा है। आप अब ये फॉर्म जो है उसको आप टाइप करा के लो इंग्लिश में, क्योंकि हर राज्य को समझ में आना चाहिए ना क्या लिखा है उस पे। तो इसीलिए इंग्लिश में उसको टाइप करके लेके आओ। तो आप उसका पेन ड्राइव भी ला सकते हो। पेन ड्राइव नहीं ला पा रहे हो तो ईमेल आईडी ले लो पुलिस स्टेशन का, उस पर ईमेल कर दो। धारावी में करीब 70% लोग डेली वेजर्स हैं, यानी कि रोज कमाते खाते हैं, और इनमें बड़ी संख्या प्रवासी मजदूरों की है। और इन प्रवासी मजदूरों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं उनकी शिकायत ये है कि कुछ समय के लिए उनके फॉर्म नहीं लिए जा रहे थे। अभी भी कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके फॉर्म नहीं लिए जा रहे हैं। वैसे पुलिस का कहना है कि कुछ समय के लिए इस प्रक्रिया को रोका गया था उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए, उत्तर प्रदेश के सरकार के सख्त निर्देशों के बाद, लेकिन अब उनके फॉर्म लिए जा रहे हैं। लेकिन शिकायतें यही है कि कई बार उन्हें भगा दिया जाता है, उनका फॉर्म नहीं लिया जा रहा है। पुलिस की तरफ से कहना है कि गोंडा, अमेठी और रायबरेली, इन 3 जगहों के लोगों के फॉर्म लिए जा रहे हैं। थोड़ी देरी जरूर हो रही है, 10 से 15 दिन लग सकते हैं, लेकिन तब तक ये जो मजदूर हैं न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि बिहार के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, राजस्थान के, इनका सब्र का बांध टूट रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि धारावी अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय बन चुका है ये इलाका मुंबई के लिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार औसतन केसेस हर दिन 24 घंटे में 40 से 45 बढ़ रहे हैं। मई महीने में खासतौर से देखें तो जो स्प्रेड है वो जिस तरह से बढ़ा है उसको लेकर एक डर है। सोशल डिस्टेंसिंग इनकी हो नहीं पा रही है, क्योंकि प्रति वर्ग किलोमीटर में अगर 2,27,000 लोग रह रहे हैं तो इनके लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। इसके साथ ही जो ये पूरी प्रक्रिया है इन्हें भेजने की, वो बहुत ही जटिल है मजदूरों के लिए। 2 मई को जिस तरह से अनाउंस किया गया था पुलिस के जरिए, यहाँ पर लंबी कतार उनकी पुलिस स्टेशनों के बाहर नजर आई थी और पुलिस ने उन्हें समझाया था कि आपको अंग्रेजी में फॉर्म भरना है। PDF फाइल आपको मोबाइल पे भेजा जाएगा, अंग्रेजी में फॉर्म भरिए,
जो कि बहुत ही मुश्किल है। आप समझ सकते हैं कि एक मजदूर अंग्रेजी में फॉर्म कैसे भरेगा। दूसरी चीज उनको कही गई कि आप किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास खुद जाइए, मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आइए। आपका 25 से 30 का ग्रुप बनेगा, जिसका 2 ग्रुप लीडर होगा, और उसे आकर पुलिस स्टेशन से टोकन लेना है, और टोकन के बाद आप लाइन में लगिए लेकर और फॉर्म जमा करिए। फॉर्म जमा होने के बाद वो डीसीपी ऑफिस से संबंधित राज्य जाएगा और वहां से परमिट के बाद इनके जाने की व्यवस्था होगी। तो ये इतनी जटिल प्रक्रिया है। उसके साथ ही साथ जो बड़ी संख्या में यूपी बिहार के मजदूर हैं, उनकी ये शिकायत है कि उनके फॉर्म लिए ही नहीं जा रहे हैं। मजदूरों का पैदल चलना सिर्फ पैदल चलने का दृश्य नहीं है। इस दृश्य के भीतर भी कई तरह की कहानियां रोज अलग अलग तरह से घटित हो रही हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के नेशनल हाईवे की है। जिस ट्रक से ये मजदूर आए थे वो ट्रक खराब हो गया और ठीक नहीं हो सका, तो मजदूर प्रदर्शन करने लगे। कहानी ये है कि इन मजदूरों ने अपनी कमाई सारी लगा दी और 70,000 रुपए जुटाकर ट्रक वाले को भाड़ा दिया। जब ट्रक खराब हो गया तो इन्हें लगा कि झारखंड तक का सफर अब कैसे करेंगे, तो इसलिए इन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और रात भर वो इसी तरह से पीड़ित रहे, बेचैन रहे और सत्तू नमक खाकर उन्होंने रात गुजारी। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इन्हें मदद की और इन लोगों को भेजा और ट्रक वाले से 35,000 रुपए भी दिलाए, मगर सोचिए इनके 35,000 रुपए डूब ही गए। सोमेश पटेल ने छत्तीसगढ़ में ऐसे कई मजदूरों के जत्थे से मुलाकात की है, जो कई दिनों से हकासल पियासल चले आ रहे हैं, बिना कुछ खाए पिए और तरह तरह की मुसीबतों में फंसे हुए। देखिए सोमेश की कुछ मजदूरों से बात की। छोटे छोटे बच्चे लेकर वहाँ भी जाते, सरकार से जाते परमिशन लो, वहाँ जाते परमिशन लो। ऐसे करते करते हम पैदल चले आए, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं कर। सरकार वोट के लिए आ जाते, क्यों आते हैं? हमारे व्यवस्था नहीं करते, तब झूठे बयान देते हैं उन लोग। ये हमारा सारा कमाने गए तो क्या हो गया? अपने पेट के सब जनता जाते हैं, मतलब कुछ व्यवस्था नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। कब आप लोग निकले थे? हम परसों निकले थे। कुछ खाया आपने? कुछ नहीं खाया सर, पैसा कौड़ी है नहीं है सर। क्या खाएंगे सर? पैसा कौड़ी कुछ नहीं है हमारे लिए। तो आप लोग के लिए तो स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है। चला रहे थे सर, झूठे बोल रहे थे सर। तारीख बाई तारीख, उसमें तारीख बाई तारीख कैसे क्या करेंगे? तेलंगाना में 15 दिन निकला। आज कलेक्टर के पास MRO ऑफिस कहाँ जाओ? 1 महीना हम लोग बैठा सर, 40 दिन बैठा था। 40 दिन कुछ रोजी नहीं मिला सर हमको। वहाँ पैदल आ रहा था, कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, न पैसा न पैसा। ये लॉकडाउन जब से है, क्योंकि हमारे देश में 700 था संक्रमित, लेकिन आज हमको देखते देखते 40 या 50,000 हो रहे हैं। लेकिन हम क्या करें? गरीबी आदमी मर रहे हैं ना, बड़े आदमी लोग क्या करेंगे? रोड में जा रहे हैं, आ रहे हैं, सिर्फ गरीबी आदमी घर में घुस रहे हैं कि गरीब आदमी ला रहे हैं क्या संक्रमित को? इसको अमीर लोग जवाब दें। भर कर वो लोग कोरोना विदेश से ला रहे हैं, हमको अपने राज्य से नहीं ला रहे हैं। कैसा राज्य है, कैसे देश? पलायन सिर्फ एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ नहीं हो रहा है, एक जिले से दूसरे जिले की तरफ भी हो रहा है। एक राज्य के भीतर भी उसी राज्य के मजदूर कई कई 100 किलोमीटर की यात्रा इस तेज गर्मी में करने के लिए मजबूर हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। बाहर के लिए रेलगाड़ियां, बसों का बड़ा बड़ा ऐलान, हेडलाइन वाली खबरें आपको सुनने को मिलती होंगी, मगर इन मजदूरों का कोई पूछने वाला नहीं है। ये दूर तक फैली सड़क भोपाल से मंडीदीप होते हुए जो आगे के जिले हैं, रायसेन और फिर आगे छिंदवाड़ा और होते हुए नागपुर की तरफ, ये हाईवे आपको बैतूल, हरदा, अलग अलग जगहों से ये मुड़ता है। और इसी रास्ते पर आपको बहुत सारे श्रमिक मिल जाएंगे जो मध्य प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले तक पैदल जा रहे हैं। और यहीं पर हमको रास्ते में कुछ ये श्रमिक मिले हैं जिनको कुछ संगठनों ने मदद दी है, कुछ खाना खा रहे हैं। ये पैदल निकले हैं छिंदवाड़ा के लिए भोपाल से। भाई साहब आपका नाम क्या है? आप बताएंगे। चिंतूलाल। हाँ, चिंतूलाल। चिंतूलाल कहाँ से आ रहे हैं चिंतूलाल जी? जी हम अभी इधर निकले हैं तिरुपति अबनम से। इससे अशोका गार्डन? नहीं, ये अपने अयोध्या बाईपास। अयोध्या बाईपास। हाँ। क्या करते हैं यहाँ पर आप लोग? बस हम तो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं सारे लोग। तो कब निकले हैं यहाँ से? अभी हम सुबह निकले थे 4 बजे। सुबह 4 बजे जी। वैसे तो छिंदवाड़ा पहुँचते पहुँचते आप लोग परसों तक पहुँच पाएंगे पैदल? जी 3-4 दिन लग जाएगा। 3-4 दिन से ज्यादा लग जाएगा। हाँ जी। कोई लिफ्ट वगैरह कहीं रास्ते में और कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पाया। आप जिस दिन से लॉकडाउन है तब से काम नहीं मिला? हाँ जी, उस दिन से लॉकडाउन बंद है, जब से काम नहीं मिला।
तो अभी क्या वहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था थी वहाँ? खाने पीने का व्यवस्था तो हमारा सेठ ला के दे रहे थे सर, खाने पीने का कुछ कमी नहीं था हम लोग। खाने पीने की कमी नहीं। तो फिर घर क्यों लौट रहे हैं अभी? जी सर, हमारा फैमिली वगैरह से मिलने तो मम्मी पापा से इसलिए जा रहे हैं हम। अच्छा, क्या करेंगे, बैठे बैठने से इधर इतना दिन हो गया है। आगरा से हम पत्रकारों के लिए एक दुखद खबर है। वहां के एक सीनियर जर्नलिस्ट पंकज कुलश्रेष्ठ की कोविड-19 से मौत हो गई है। 4 मई को पता चला कि पंकज कुलश्रेष्ठ को कोविड-19 का संक्रमण हुआ है, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और गुरुवार की रात उनका निधन हो गया। उनके पीछे उनकी पत्नी है, एक पुत्र है। हम सब की संवेदनाएं पंकज कुलश्रेष्ठ के साथ हैं। पंकज कुलश्रेष्ठ 1994 से लगातार दैनिक जागरण में ही काम करते रहे। मथुरा में 8 साल तक ब्यूरो चीफ रहे और आगरा में भी लंबे समय से वहां पर अपनी सेवा दे रहे थे। ये बहुत ही दुख भरी खबर है हम पत्रकार बिरादरी के लिए, और आगरा में उन्हें पत्रकार काफी मिस कर रहे हैं। पंकज की छवि और लोकप्रियता पत्रकारों के बीच काफी मिलनसार की थी। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि 11 अप्रैल को आप याद करें तो दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें लव अग्रवाल स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आते हैं, पूरे तामझाम के साथ चार्ट वार्ट पे बनाकर पेश करते हैं कि आगरा में कोई मॉडल निकला है कोविड-19 से लड़ने का। तब वहां मामले की संख्या 92 थी। अब जब मामलों की संख्या 700 तक पहुंच रही है, उस मॉडल का कोई अता पता नहीं है। तो हम कैसे हेडलाइन बनाते हैं और खुद कैसे फुटनोट्स में चले जाते हैं, आप सब देख ही रहे हैं। मगर एक पत्रकार का हमारे बीच से जाना हम सबको वाकई में परेशान तो करता ही है कि इतनी धूप में, इतनी गर्मी में निकलकर लिखने वाला, लोगों की समस्याएं उठाने वाला, जूझने वाला, अपने संस्थान के सिस्टम से जूझने वाला, इस तरह से उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। हम सबकी संवेदनाएं पंकज कुलश्रेष्ठ के परिवार के साथ हैं। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे दिल्ली की। तालाबंदी के बाद कई तरह से जिंदगियां बदली हैं। हमें कुछ कहानियां मालूम हैं, लेकिन बहुत नहीं मालूम। हम ये सुन पा रहे हैं कि लघु व मध्यम स्तर के जो कारोबारी हैं वो अप्रैल महीने में सैलरी नहीं देंगे और बताते हैं कि यह संख्या 12 करोड़ लोगों की है। अब आप अंदाजा कीजिए कि 12 करोड़ लोगों के खाते में अगर अप्रैल की सैलरी नहीं पहुंची तो उन पर क्या बीतेगी मानसिक तौर पर। और यही नहीं, जो लोग छोटे मोटे कारोबार करते हैं वो भी कोई अच्छी हालत में नहीं है। सुशील महापात्र की यह रिपोर्ट देखिए दिल्ली के कटवारिया सराय से। जो लोग कल तक रेस्तरां चलाते थे, 10-12 लोगों को रोजगार देते थे, आज वो खुद सब्जी बेचने लगे हैं। उनका रेस्तरां, उनका होटल बंद हो गया है। पांडे जी रेस्तरां पर अभी भी अलग अलग पराठों का मेनू टंगा है, मगर जिसके नाम पर ये रेस्तरां है यानी पांडे जी, वो इस वक्त सब्जी बेच रहे हैं। तालाबंदी के महीने में रेस्तरां बंद रहा, कमाई खत्म तो किराए के पैसे भी खत्म। मकान छोड़ पूरी परिवार इस रेस्तरां में रहने लगा है। रेस्तरां का फ्रिज भी बेचना पड़ गया। बहुत सारा समस्या है, जैसे कि दुकान बंद हो गई, सब्जी बेचना पड़ रहा है और इधर कस्टमर भी आते नहीं है। जो भी आते हैं बहुत कम आते हैं। एक दिन की सब्जी 2-3 दिन में बिकती है और फिर जा करके कुछ गुजारा होता है, जैसे तैसे कट रही है। यही है होटल, देखिए नया होटल क्या रूम हो गया। अच्छा, ये कमरा है। हाँ। इसमें पहले आपका होटल चलता था। जी जी। अब आप फैमिली के साथ रहने आ गए। फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए हैं। जी। अच्छा। क्या करें, मजबूरी है, भाड़ा किराया नहीं दे पाएंगे तो एक जगह तो आनी पड़ेगी ना। अच्छा, और कितने किराया देते हैं इसका आप? किराया बस यही 7-8 हजार रुपये। 7-8 हजार रुपये इसका। और वहाँ कितने देते थे? वहाँ 5-6 हजार। 5-6 हजार, मतलब 13 हजार करीब किराया चला जाता था। तो आप वहाँ छोड़ के इधर आ गए क्योंकि आप दोनों जगह किराया नहीं दे सकते। जी जी। और सब्जी का दुकान शुरू किए लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। इसमें भी घाटा ही जाता है। 3 दिन में 4 दिन में बिकती है तो कहाँ से फायदा होगा। अच्छा, 2000-2500 रुपये की सब्जी लाओ भी तो 4 दिन में बिकती है, उसमें पता ही नहीं चलता है। फिर घर भी तो चलाना है, चावल दाल आटा रोटी, और सरकार की तरफ से कोई मदद भी नहीं मिली इस लॉकडाउन में।
कुछ हम लोग गरीब लोग के लिए सोचता। कोई पैसा कुछ भी नहीं। राशन भी नहीं। राशन भी नहीं मिली है। बट सरकार तो दे रही थी बीच में राशन। सरकार दे रही थी, किसको दिया नहीं दिया पता ही नहीं चला, कहाँ से आया कहाँ चला गया। अच्छा, किसी को पता चला लाया, जिसको नहीं पता चला नहीं लाया। तो क्या करेंगे जब ये लॉकडाउन नहीं खुलेगा, होटल नहीं चलेगा, तो कितने दिन तक आप यहाँ रहेंगे? खुलने भर की इंतजार है, वैसे काम शुरू होगा तो करेंगे, नहीं तो धीरे धीरे कुछ अलग व्यापार बढ़ाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो लास्ट में अपना गांव। और क्या करेगा आदमी, जब आमदनी नहीं होगा तो भाड़ा कहाँ से देगा, किराया कहाँ से देगा। दिल्ली के कटुआरे सराय में 50 से भी अधिक छोटे छोटे रेस्तरां बंद पड़े हैं। इसे चलाने वाले अलग अलग राज्यों से आए हैं, किराए के कमरे में रेस्तरां चलाते हैं। आहार रेस्तरां दीपक मंडल का है, जो बंगाल से आए हैं। मंडल जी के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है, सारे यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। दीपक मंडल जी वेतन भले ही नहीं दे पा रहे हो, मगर सबको 2 वक्त का खाना दे रहे हैं। कितने मजदूर काम करते हैं आपके यहाँ पे? मेरे पास अभी तो 9 है टोटल। 9 मजदूर? 9। और उन लोगों का खाना पीना सब आपको देना पड़ेगा? हाँ, और क्या करें, 22 तारीख से ना स्टेट का है ना सेंट्रल का है, कोई किसी को नहीं दिखा, ना काउंसिलर है, ना MLA है, ना MP है, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये प्रशासनिक में है किस लिए है। हम लोग जो वोट देके जिताते हैं, ये क्या है? अगर ये आज देश दुनिया मुसीबत में है तो इन लोग को किस लिए चुना गया? कोई नहीं आ रहा। अरे कम से कम आके तो मिल लीजिए, जो क्या मुसीबत है क्या नहीं है, खाना मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, घर जाने का ये नहीं है। हम सारे एक जगह का है, 9 है तो कम से कम 5 जगह का है। ये भी मेरा भी जिम्मेदारी है, जो 5 जगह का बच्चा हमारे पास काम कर रहा है। कितने किराया देते हैं आप? किराया तो सर इसका तो 10,000 किराया है, फिर रूम रेंट है, फिर ये सब कहाँ से भरेंगे? आप लोग को कोई मदद, कोई राशन मिला है? नहीं, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। छोटू रेस्तरां भी सब्जी के दुकान में बदल गया है। यहाँ 12 कर्मचारी काम करते थे, अब सब खाली बैठे हैं। क्या करेंगे, अभी 22 तारीख से ही पूरा बंद है। 12-14 लोग खाने वाले हम लोग है, स्टाफ काम करने वाले, सब काम दम बंद है। तो अपना कुछ खाने पीने के लिए ऐसे कुछ कर लिए और खाना पीना हो जाता है। अभी तो सरकार को, जैसे सरकार की तरफ से हम लोग कुछ नहीं मिला। आप लोग कुछ नहीं मिला है? अच्छा, पैसे जो सरकार देती है अलग अलग लोगों को दिया है, तो आप लोग उसमें नहीं है? कुछ भी नहीं, कुछ पैसा भी नहीं मिला, कुछ राशन चावल हम लोगों को नहीं मिला, न कोई मदद मिला। कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं? अब यहाँ पर 12-14 लोग हैं मेरे पास काम करते। 14 लोग जी? सब यहीं पे हैं? सब यहीं पे हैं। और सबका खाना पीना आप दे रहे हैं? सबका खाना पीना मैं देता हूँ, ये मेरे पास ही रहते हैं सब। बस और पैसा तो है नहीं, अभी सिर्फ सब्जी उब्जी बेच के ही हम लोग गुजारा कर रहे हैं। कितने दिनों से यहाँ आप होटल में काम कर रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से? अब ये लॉकडाउन की वजह से क्या नुकसान हो रहा है आपका? बहुत चीज नुकसान हो रहा है, खाने पीने के नहीं मिल रहा है, यहाँ पैसा का प्रॉब्लम है, रहने के लिए दिक्कत है। सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने काफी लोगों को मदद किया है, लेकिन ऐसे लोगों की, ऐसे रेस्टोरेंट ओनर, जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट ओनर है, जो महीने में 20, 30, 40 हजार कमा लेते थे या 50 हजार कमा लेते थे, और उनमें से इन लोगों को तनख्वाह भी देते थे, उनका कमाई पूरी तरह बंद है। जब उनकी कमाई बंद है तो वो इनको भी तनख्वाह नहीं दे सकते हैं। बड़ी बात है कि उनको यहाँ पर रखे हैं अभी तक और उनको खाना खिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। अगर सरकार ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में नहीं सोचेगी तो फिर ये जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे, ये बड़ी बात। सुशील महापात्रा, NDTV इंडिया।